आप सभी का सांवरिया ट्रेनर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी बोर्ड की विशेष क्लासेस ले रहे हैं, जिसकी शुरुआत कल से की जा चुकी है। आज इतिहास का पहला लेक्चर है ये। कल ज्योग्राफी का अर्थात भूगोल का हमने लेक्चर लिया था, उसी का आज दूसरा लेक्चर भी होगा। पर आज इस क्लास में इतिहास के लेक्चर को हम लेकर चलेंगे, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की सभी सब्जेक्ट जो एसएसटी के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को कवर करेंगे, साथ ही साइंस को भी कवर करेंगे। जैसा कि मैंने आपको भूगोल के लेक्चर में बताया था, तो वही सारी चीजें हैं। पढ़ाने का तरीका पता ही है, फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। पढ़ाने का तरीका ये होगा, मैं आपको स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको बोर्ड दिखाई देगा। बोर्ड का ही आपको स्क्रीनशॉट लेकर मैंने जो पीडीएफ बनाया, वही पीडीएफ आपको स्लाइड के रूप में दिखाई देगा। उसी को मैं समझाता हुआ चलूंगा। जब जब बोर्ड की आवश्यकता होगी तो बोर्ड को ओपन करके बोर्ड में उस चीज़ को मैं समझाता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं स्लाइड के माध्यम से। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन जैसे मैं शेयर करूँगा आपको दिखाई देगी वो। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रही होगी। भारतीय इतिहास हमारा सब्जेक्ट, इसमें हम आज की क्लास में इतिहास क्या है ये जानेंगे, इतिहास क्यों पढ़ा जाता है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। इतिहास जानने के स्रोत को देखेंगे और इतिहास का वर्गीकरण भी हम देखेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक को कवर करेंगे और इतिहास का अंत में इतिहास का वर्गीकरण करते हुए हम हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी 4 टॉपिक पर मेनली केंद्रित रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना समय को जया किए, समय को व्यस्त किए शुरुआत करते हैं सीधा टॉपिक पर आकर। एज पर आपको दिखाई दे रहा है इतिहास क्या है। तो अगर नॉर्मली हम कहें कि आज से पहले, आज समय कितना हो रहा है, अभी समय हो रहा है 12:26 अर्थात 12:30 बजे। इसके पहले घटित सभी घटनाओं को क्या इतिहास कहेंगे? हम कहेंगे नहीं। एक शब्द में उत्तर देंगे नहीं, क्योंकि इतिहास किसे कहेंगे ये आज आप इस स्लाइड में भली भांति प्रकार से देख पा रहे होंगे कि हमारे आज वर्तमान में क्या आवश्यकता है और हमें क्या नई सीख लेनी चाहिए, और जिससे कि हम भविष्य को किस प्रकार से सुरक्षित रख सकें। इन दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अतीत का अध्ययन करते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध होता है, एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध होना चाहिए, उसी को हम इतिहास कहते हैं। जैसे कि स्लाइड में मैंने लिखा है, अतीत का अध्ययन वर्तमान की आवश्यकता के लिए, साथ ही भविष्य की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चल रहा है कि इतिहास क्या है। आज से पूर्व घटित सभी घटनाओं को इतिहास नहीं कहेंगे। आज वर्तमान में हमारी क्या आवश्यकता है जिससे कि हम भविष्य को सुरक्षित रख सके, इन सभी को ध्यान में रखते हुए अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। क्लियर हुआ होगा आपको। फिर हमारे स्लाइड में दूसरा टॉपिक था, इसको क्यों पढ़ा जाता है। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन में ही मैंने बता दिया आपको कि वर्तमान की आवश्यकता के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ही इतिहास को पढ़ा जाता है। जैसे कि सेम घटनाएं अतीत में कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें हो सकता है कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उसी नकारात्मक प्रभाव को अब ना पड़ने दे, इसकी सीख लेने के लिए हम इतिहास पढ़ना पड़ेगा। तो क्या हमारी वर्तमान की आवश्यकता क्या है कि वर्तमान में भी ऐसी ही घटनाएं घटने वाली हैं तो या घट रही हैं, तो उससे नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, तो उससे हमें सीख लेने के लिए अतीत का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं अतीत का अध्ययन? भविष्य की सुरक्षा के लिए और वर्तमान की आवश्यकता के लिए। ठीक है, तो क्यों पढ़ा जाता है ये अपने देखा। अगली स्लाइड आपको दिखाई देगी, आखिर ये इतिहास जो बना है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं,
ये इतिहास को बनाने वाले विभिन्न व्यक्ति रहे। विभिन्न व्यक्तियों ने मिलकर इतिहास की संरचना का निर्धारण किया, इतिहास में अनेक बातों को शामिल किया। आखिर उन्होंने इकट्ठा कहाँ से किया इन बातों को? इतिहास को तैयार कहाँ से किया? तो इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में हम जानेंगे कि आखिर इतिहास के लिए कहाँ-कहाँ से साधन जुटाए और उन साधनों का किस प्रकार से इतिहास के रूप में उसमें संग्रहित करके इतिहास की बुक बनाई और हमारे वर्तमान की सुरक्षा और वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की सुरक्षा के लिए इतिहास का अध्ययन किया। ठीक है? यदि वॉइस का प्रॉब्लम हो आपको तो कोशिश करना कि आवाज़ को लाउड करके या हेडफ़ोन का इस्तेमाल करके आप लेक्चर सुनें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि इसके लिए हमारे सामने 2 स्रोत सामने उभर कर आते हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है? तो पहले हम पुरातात्विक स्रोत को जानेंगे। ठीक है? पुरातात्विक स्रोत में क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं? पुरातात्विक स्रोत का मतलब यह है कि यहाँ पर हमें साहित्यिक रचनाएँ नहीं मिलेगी। यहाँ पे या तो हमें पत्थरों पर लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिलेंगे या फिर हमें सिक्कों पर लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिलेंगे, मूर्तियों पर लिखे हुए कुछ साक्ष्य मिलेंगे, मूर्तियों के माध्यम से मिलेगा, चित्रकला के माध्यम से मिलेगा, वास्तुकला या मोहरे या फिर मध्य प्राणी। 3 चीज़ें और आपके बुकलेट में आपको दिखाई देगी, जो कि है शिलालेख, भोजपत्र, ताम्रपत्र और साथ ही ताड़पत्र, ये भी आपको दिखाई देगा। तो सभी का मतलब समझते हैं हम धीरे-धीरे पुरातात्विक स्रोत के रूप में। जैसे कि आपको स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ, उनको मैं एक मोटे-मोटे रूप में आपको बता देता हूँ। ज़्यादा कोई विस्तार से जाने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने को सिर्फ पुरातात्विक स्रोत कौन-कौन से जहाँ से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो वो जानना है सिर्फ। अभिलेख, अभिलेख एक प्रकार का शिलालेख ही है। अभिलेख एक प्रकार का शिलालेख ही है। तो जानेंगे हम शिलालेख क्या है? शिलालेख शिलाओं पर लिखे गए लेख को ही शिलालेख कहते हैं। जैसे कि आपने अशोक का नाम सुना होगा। अशोक ने सर्वप्रथम शिलालेख की शुरुआत की थी। शिलालेख के रूप में उन्होंने इतिहास को अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक चीज़ों को उन्होंने उल्लेखित किया। अपने शासन के संचालन किस प्रकार उसने किया, उस चीज़ों को उन्होंने उल्लेखित किया अभिलेखों में। तो अभिलेखों को शिलालेख के रूप में ही उन्होंने उल्लेखित किया। दूसरे देखेंगे आप स्मारक या भवन। जैसे कि आज भवन देखें या स्मारक देखें आप, तो आपको पता होगा कि आदि मानव काल में जब आदि मानव लोग रहते हैं तो अब बारिश के समय वो गुफा में छिप जाते हैं। तो गुफाओं को हम कहेंगे शेल शेल समूह। गुफाएं को क्या कहेंगे? शेल समूह। मतलब पत्थरों की तो गुफाएं होती है, तो पत्थरों के समूह के अंदर जो रहने का स्थान होगा उसको शेल गुहा कह देंगे। शेल गुहा, ठीक है। तो शेल गुहा में आपको अनेक भित्ति चित्र दिखाई देंगे। दीवार पर लिखे गए, बनाए गए चित्र को ही भित्ति चित्र कहेंगे। वहां से भी हमें इतिहास का पता चलेगा। तो स्मारक, भवन, सिक्के, प्राचीन काल में जो भी शासक हुए हैं या मध्य काल में जो शासक हुए, आधुनिक काल में जो शासक हुए, इन सभी शासकों ने अपने शासन के दौरान अनेक सिक्के चलाए होंगे। किसी ने चांदी के, किसी ने तांबे के, किसी ने कांसे के चलाए, तो किसी ने कांच के चलाए, तो किसी ने काय के चलाए। ऐसे विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उस सिक्कों पर अपनी राज की मुद्रा अंकित की, जिससे ये पता चलेगा कि फलाने समय पर फलाना शासक ने शासन किया। ये किसके माध्यम से हमें पता चला? पुरातात्विक स्रोत के रूप में, सिक्के के रूप में पता चला। मूर्तियां देखेंगे तो जैसे कि अपन हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत आज करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि चनोदड़ो और मोहनजोदड़ो, वहां पे आपको कांसे की मूर्तियां मिली, जिससे पता चलेगा कि उस समय मूर्तियां का और स्त्रियों का क्या स्थान था समाज में, वो पता चलता है। तो ये भी इतिहास से हमें पता चल रहा है। चित्रकला के रूप में चलेगा, जो कि शैल चित्र में, जैसे कि आज रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज में भीमबेटका नामक एक गुफा है, जो कि शैल गुफा कहते हैं उसको। तो वो क्या है? उस गुफा के अंदर दीवालों पर कुछ चित्र अंकित है। उन चित्र को माध्यम से हम इतिहास का पता लगा रहे हैं, तो वो होगी चित्रकला। तो हम भीमबेटका उदाहरण यहाँ ले सकते हैं। वास्तुकला, वास्तुकला में मंदिर निर्माण आ जाएगा आपका। मंदिर निर्माण पहले कैसे होता था, बाद में कैसे होने लगा, तो मंदिर निर्माण की कहाँ से परंपरा आई है, तो ये सभी इतिहास का हमें पता करवा रही है इस वास्तुकला की। मोहरे, मृदभांड, कैसे घड़े बनाए जाते थे, किस प्रकार के मिट्टी का प्रयोग होता था,
उससे मृदभांड, और मृदभांड बनाने के लिए सबसे पहले तो पहिए का आविष्कार होगा, तभी तो मृदभांड बना पाएंगे। मटके बनाने के लिए, मिट्टी के मटके के लिए चरखा चलाना पड़ता है, वो चक्का बोलते हैं उसको शायद। तो वो चलाने के लिए सबसे पहले तो पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ तत्पश्चात हमने मटके बनाने में थोड़ी आसानी हुई, क्योंकि हम देखेंगे अभी जैसे कि पाषाण काल पढ़ेंगे, पाषाण काल में आएगा ये सारा। तो ये पुरातात्विक स्रोत के रूप में आपने जाना। फिर दो चीजें और, दो तीन चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाह रहा था जो आपके बुकलेट में है, शिलालेख, भोजपत्र, ताड़पत्र और ताम्रपत्र। तो भोजपत्र किसे कहेंगे? भोजपत्र यदि आप नोट कर सकते हैं तो वीडियो को स्लो करके या पॉज करके आप रुक रुक के उसको देख सकते हैं। भोजपत्र वो होता है, एक विशेष प्रकार का वृक्ष होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है, इसकी शाखाएं व्हाइट कलर की होती है। भोज एक वृक्ष है, इसकी शाखाएं व्हाइट कलर की होती है, बिल्कुल सफेद कलर की। ये भोजपत्र, इनके छिलकों पर प्राचीन ग्रंथों को उल्लेखित किया जाता है या लिखा जाता है। इन प्राचीन ग्रंथों को लिखा जिस पर जाता है तो फिर वो पत्र बन जाता है भोजपत्र। भोज की छालों पर, उसके छिलकों पर लिखे गए प्राचीन ग्रंथ को ही भोजपत्र कहा जाता है। क्लियर है? फिर ताड़पत्र देखते हैं, ताड़पत्र क्या होता है। ताड़ भी, ताड़ एक वृक्ष है, उस पर शाही के रंगों का प्रयोग करके उस पर कुछ प्राचीन ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो उसी को हम ताड़पत्र कह देंगे। क्या है ताड़ वृक्ष? ताड़ का एक वृक्ष है, उसके पत्तों पर रंग या शाही से लिखी गई पुरानी बातें, प्राचीन ग्रंथ, इन सभी को हम ताड़पत्र कहते हैं। ठीक है, ताड़पत्र हो गया, भोजपत्र हो गया, शिलालेख में बता चुका हूँ। और एक ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र आपको दिखाई देगा जैसे ही हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड में आपको दिखाई देगा। वो नवपाषाण काल में पढ़ेंगे तो नवपाषाण काल की शुरुआत ही ताम्रपाषाण काल से हुई थी, तांबे की खोज हो चुकी थी। तो तांबे के भी पत्रों पर कुछ बातें लिखी जाती थी प्राचीन, तो उससे पता चलेगा, तो उसी को हम ताम्रपत्र कह देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आती है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। क्लियर? फिर हम चलेंगे साहित्यिक स्रोत में। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भारतीय साहित्य को भी जानेंगे और विदेशी साहित्य। भारत की परंपरा रही है कि विदेशों से अनेक यात्री यहाँ पर आए, जैसे यूनान क्या है, रोम क्या है, चीन क्या है, और अरब यात्री भी यहाँ पे आए हैं। तो विदेशी साहित्य के अंतर्गत इनको जानेंगे। भारतीय साहित्य के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य को जानेंगे। तो मैं आपके सामने अगली स्लाइड ओपन करूंगा। ये आपको अच्छी तरह से अगली स्लाइड दिखाई दे रही होगी। एक सेकंड थोड़ा और इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी शो हो रही होगी। अब इसमें जो भारतीय साहित्य के अंतर्गत हम 3 वर्गों में इसका अध्ययन करेंगे। एक धार्मिक साहित्य देखेंगे, धर्मनिरपेक्ष साहित्य देखेंगे और संगम साहित्य देखेंगे। धार्मिक साहित्य में हम शायद सभी धार्मिक चीजों को, जैसे कि ब्राह्मण धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनने अपने साहित्य की रचना की होगी, वो देखेंगे। ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और वैसे ही धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जो धर्म से जुड़ा हुआ ना हो, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मौर्य साम्राज्य तथा नंद वंश से संबंधित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बातों का वर्णन करता है। और यह मेनली जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र राजनीति से मुख्यतः संबंधित है। ठीक है, तो कौटिल्य ने किसी धर्म के आड़े आकर ये बुक नहीं लिखी है, तो ये धर्म से निरपेक्ष है, मतलब धर्म से तटस्थ। तो ये भारत का ऐसा साहित्य है। कौटिल्य का हुआ, कल्हण का देखेंगे, पाणिनि का देखेंगे, विशाखदत्त का देखेंगे, तो इन सभी का अपना अपना साहित्य रहा है। जैसे कि आप देखेंगे विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस एक साहित्यिक कृति है। पाणिनि का देखेंगे तो पाणिनि का आपको क्या दिखाई देगा, अष्टाध्यायी, उनकी एक कृति है, साहित्यिक कृति है, आप लिख सकते हैं। जैसे कि आपके पास स्पेस रहेगा तो अपने नोट्स में स्पेस रखना। कौटिल्य के सामने लिख देना आप अर्थशास्त्र, कल्हण के सामने लिख देना आप राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी इसकी कृति है। कौटिल्य का हमने चर्चा की अर्थशास्त्र, जो कि मौर्य साम्राज्य तथा नंद वंश से संबंधित ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विवेचना करता है, उसकी संरचना बताता है, उनकी विशेषता का वर्णन करता है। वहीं कल्हण की राजतरंगिणी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में वहां की सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन करती है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, वहीं मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने इसकी रचना की।
ठीक है। बाणभट्ट की आ जाएगी हर्षचरित। क्लियर है? हर्षचरित बाणभट्ट की। अब फिर आपको दिखाई दे रहा है संगम साहित्य। संगम साहित्य यह मुख्यतः तेलुगु भाषा से लिखे हुए साहित्य, तेलुगु भाषा में लिखे हुए साहित्य ही संगम साहित्य कहलाते हैं। इसमें आपको साहित्यिक रचना दिखाई देगी तिरुकुलर, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, जीवक चिंतामणि। ये 4 प्रकार की आपको रचनाएं मुख्यतः दिखाई देगी, जिसका जब हम संगम काल का जब अध्ययन करेंगे प्राचीन काल के अंतिम चरणों में, तब आपको तिरुकुलर, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि के बारे में अच्छे से विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा। तो यहाँ आपको भारतीय साहित्य में 3 चीजें विशेष रूप से दिखाई दे रही है धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, संगम के रूप में। अब हम अध्ययन करेंगे वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, वेदांत। ठीक है। वेद 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो मैं या तो आपके लिए बोर्ड ओपन कर देता हूँ, बोर्ड ओपन करके बोर्ड में आपको सारी चीजें बताता हूँ, जैसे कि आपको सारी चीजें क्लियरिटी से पता चलेगी। ठीक है। शायद आपको बोर्ड नजर आ होगा, या फिर 1 मिनट का वेट कीजिए, नजर आ जाएगा। ठीक है। जानना है उपवेद देखेंगे, फिर उपनिषद की चर्चा करेंगे। उपनिषद के पहले हम आरण्यक देखेंगे, फिर हम उपनिषद की चर्चा भी करेंगे। तो चार्ट बना लीजिए हम, ये उपनिषद लिखिए, उपनिषद। ठीक है। वेद लिखिए, उपवेद लिखिए, आरण्यक लिखिए और उपनिषद। तो वेद 4 प्रकार के वेद अपन नाम सुनते हैं, चारों प्रकार के लिख लीजिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार प्रकार के वेद हैं, सभी बताऊंगा। ऋग्वेद का उपवेद लिखना, फिर यजुर्वेद का उपवेद लिखेंगे हम, फिर अथर्ववेद का भी उपवेद लिखेंगे। ठीक है, सभी का लिखेंगे। आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या होगा? गंधर्व वेद। वैसे ही सामवेद का उपवेद क्या होगा? इसको हम कहेंगे धनुर्वेद। धनुर्वेद। और फिर लास्ट में अथर्ववेद बचता है अपना, इसको कहेंगे शिल्पवेद। अथर्ववेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद और शिल्पवेद। तो हम इसको चेक कर लेता हूँ। यजुर्वेद का गंधर्ववेद है या हाँ, यजुर्वेद का गंधर्ववेद है, सामवेद का धनुर्वेद है, शिल्पवेद। ठीक है। अब मैं आपको
ऋग्वेद की थोड़ी सी विशेषता बताता हूँ, ऋग्वेद क्या है। इसमें सभी मंत्र इसमें संग्रहित है, तो इसको कहा है ऋग्वेद। इसमें क्या है ऋग्वेद में, आप अगर पॉइंट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कहीं पे स्पेस है आपके इसमें, तो इसमें लिख लीजिएगा आप कि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में लिखना है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, और ये ऋचाओं से बद्ध है, मतलब ये मंत्रों से बद्ध है, मतलब मंत्र इसमें लिखे हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं ये ऋचाओं से बद्ध है। और ये ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल की चर्चा की गई है, कुल 10 मंडल है इसमें ऋग्वेद में। मैं आपको एक्स्ट्रा यहाँ बता देता हूँ, उसमें टोटल 10 मंडल है। कितना टोटल, ऋग्वेद की बात की जा रही है, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। इसमें जो नवा मंडल है, नवा मंडल इस सोम को समर्पित है, सोम देवता है, सोम को समर्पित है। वहीं हम बात करें इसके 10वें मंडल की, 10वें मंडल की बात की जाए तो ये वर्ण व्यवस्था से संबंधित है, तो ये चतुर्वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था जो 10वां मंडल संबंधित है, ये चतुर्वर्ण व्यवस्था। ये चतुर्वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शुद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आपने नाम सुने होंगे। तो ये चतुर्वर्ण व्यवस्था की बात करता है 10वां मंडल। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं यजुर्वेद का। देखिए यजुर्वेद किससे संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञों के नियमों से संबंधित है, यज्ञों के नियम इसमें बद्ध है, यज्ञों के नियम यजुर्वेद में बद्ध है, मतलब वो संकलित है, संकलित। यजुर्वेद में, ठीक है। फिर अगर बात की जाए और इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, ये गद्य और पद्य दोनों में आपको मिलता है यजुर्वेद। गद्य पद्य आपको पता ही है, कहानी के रूप में और एक पूरे पैराग्राफ के रूप में गद्य पद्य होता है। ठीक है। और यजुर्वेद के हम उपनिषद लिखते हैं। यजुर्वेद के उपनिषद कौन कौन से, जैसे कि उपनिषद लिखा है, मैं उपनिषद का मतलब बताऊंगा आपको, उपनिषद का मतलब क्या है और इसमें कौन कौन से इसके उपनिषद है उसके नाम लिखूंगा। ठीक है। तो कठोपनिषद, मैं आपको पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसमें या फिर शायद इंक डाल लेता हूँ। तो लिखिएगा आप, मैं बोल रहा हूँ उपनिषद में लिखिएगा यजुर्वेद में कठोपनिषद, कठोपनिषद हो जाएगा, और मैत्रायणी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। नहीं तो आप सिर्फ एक ही लिख लोगे तो चलेगा, कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद। ठीक। फिर आगे चलते हैं सामवेद में। सामवेद में आप लिखिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें यज्ञों के समय होने वाले मंत्रों का संग्रह रहता है, इसमें यज्ञ के समय जो जो भी मंत्र होते हैं उसका संग्रह रहता है, वो भी संगीत के रूप में, संगीत के रूप में मंत्रों का संकलित, संगीत के रूप में मंत्रों का संकलित सामवेद में आपको दिखाई देगा। और 2 उपनिषद इसके मिलते हैं, एक छांदोग्य उपनिषद और एक जैमिनी उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। फिर अथर्ववेद में आते हैं।
अथर्ववेद की रचना अथर्व व अंगिरस दोनों ऋषियों ने की, तो इसके लिए इस वेद का नाम होता है अथर्वांगिरस। में लिख देता हूँ, लिखना इसको अथर्वांगिरस। अथर्वांगिरस क्योंकि अथर्व प्लस आंगिरस, ये दो प्रकार के व्यक्तियों ने मिलकर इसकी रचना की, इसलिए इसका नाम हो गया वेद का अथर्वांगिरस। ये तंत्र मंत्र जादू टोना से संबंधित है। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना, ये तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित वेद है। इसमें दो उपनिषद की चर्चा की है। मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। दो प्रकार के उपनिषद मिलेंगे आपको इसमें, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। जो आपको पता होगा कि सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श है, राष्ट्रीय आदर्श, ये किस उपनिषद में है? ये मुंडक उपनिषद में। इसमें क्या है? सत्यमेव जयते, जयते। ये भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श। आदर्श वाक्य, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। ठीक है, अब इसको मैं रफ करूंगा, आपको अगर नहीं लिखा तो वीडियो को पोस्ट करके आप जरूर लिख लेगा। ठीक है, हम इसमें कुछ चीजें और बताऊंगा। एक तो अपना आरण्यक के बचा है, उपनिषद का मैं अर्थ यहीं पे बता देता हूँ। उपनिषद क्या है, उपनिषद क्या है और आरण्यक क्या है, दोनों चीजें बतानी है। तो मैं थोड़ा सा रफ करके दोनों की चीजें को बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आरण्यक लिखा हुआ है, आरण्यक का मतलब है वन में रहकर, वन में जाकर मंत्रों का उच्चारण या मनन, वन में जाकर मंत्रों का उच्चारण करना ही अरण्यक कहलाता है। मतलब यहाँ पे शिष्य और छात्र सभी वन में जाएंगे, वहां पे मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मतलब शिक्षा का जो स्थान है वो क्या है? वन, इसलिए अरण्यक उसे कहते हैं। और वहीं उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद क्या है? शिष्य गुरु के चरणों में बैठकर उपनयन संस्कार लेते हैं। उपनयन संस्कार, उपनयन क्या होता है? इसी को हम शिक्षा, आज हम इससे शिक्षा ही बोलते हैं। उपनयन क्या है? शिक्षा। तो शिष्य, जो शिष्य है, गुरु के चरणों में बैठकर उपनयन संस्कार ग्रहण करते हैं, उसी को हम कहते हैं उपनिषद। उप मतलब पास में बैठकर उपनयन संस्कार लेना, उपनिषद होता है। ठीक है, इन सभी चीजों को मैं रख करूंगा। अभी आपको स्पीड दिखे तो वीडियो को पॉज करना और लिख लेना। ठीक है, तो आरण्यक उपनिषद अपना हुआ। उपनिषद में एक बात और बता देता हूँ, उपनिषद क्या, जो वेद होते हैं, वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य के अंतिम पड़ाव को
जो अंतिम पड़ाव है उसी को हमने वेदांत नाम दिया। वैदिक साहित्य का अंतिम पड़ाव या फिर जो उपनिषद है, उपनिषद ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। ये वैदिक साहित्य का उपनिषद अंतिम भाग है, इसीलिए उपनिषद की वेदांत कह दिया जाता है। वेदों का अंत हो गया। क्या हो गया? वेद प्लस अंत, वेदों का अंत। उपनिषद अंतिम है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग, तो इसके बाद क्या शुरू होगा? वेदांत, वेदों का अंत। ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अब इन दोनों में एक चीज और लिख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो आते हैं। मतलब तो उसमें मैंने ब्राह्मण ग्रंथ में तो पढ़ रहे हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद सभी चार्ट में देखना आप। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम उसमें। तो ब्राह्मण ग्रंथ में आपको रिवाइज करवाता हूँ। इसे साइट में ओपन करूंगा। जो ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा की जाती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ सभी वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो अपन ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं? एक जैसे कि ऋग्वेद के हैं ऐतरेय और कौशिकित। कौशिकित ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद का अगर देखें तो यजुर्वेद में आपको दिखाएगा शतपथ और तैतिरेय। शतपथ और तैतिरेय, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ दिखाई देंगे। तैतिरेय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा शतपथ और तैतिरेय। सामवेद के भी ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, षड्विश और पंचविश। नंबर से पंचविश और दूसरा षड्विश, दो ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का देखें तो एकमात्र इसका केवल एक ही, सिर्फ एक इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? लिखिएगा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ सिर्फ। तो अगर क्वेश्चन आया है ऐसा कि किस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, तो किसका है? अथर्ववेद का, जो कि तंत्र मंत्र ज्यादा थोड़ा संबंधित है। यहाँ पे तंत्र मंत्र शुरू हो गए थे, तभी तो ये वेद की समाप्ति हो गई है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी आप। अब इसको मैं रफ करूंगा पूरी को। फिर पुराण, महाभारत, जो कि महाभारत महाकाव्य, पुराण, रामायण में आ जाता है। ये चीजें सारी। तो स्लाइड में बढ़ेंगे अपन, स्लाइड के माध्यम से आगे चलेंगे और पकड़ेगी बोर्ड फॉलो करेंगे। ठीक है, जस्ट आपको स्लाइड में दिखेगी। एक मिनट का समय लगेगा। हाँ, शायद आपको स्लाइड अब दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो हम कहाँ तक आ गए? तिरुकुलर ये हम पढ़ेंगे संगम साहित्य में। हम ये ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ रहे थे। बौद्ध ग्रंथ में मैं आपको लिखवा देता हूँ, बौद्ध के नीचे आप क्या लिखेंगे और जैन के नीचे क्या लिखना है आपको। ठीक है, तो बौद्ध और जैन धर्म जो लिखा है उसके नीचे आप लिखिएगा, बौद्ध के नीचे लिखिएगा त्रिपिटक। बस त्रिपिटक लिख के छोड़ देना, क्योंकि आगे बताऊंगा मैं जब जैन और बौद्ध पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। तो बस यहाँ पे लिखिएगा पिटक, त्रिपिटक। कैसे लिखेंगे त्रिपिटक? आपको स्क्रीन तो शो रही है, मैं बोल लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन लिखिए त्रिपिटक, बौद्ध साहित्य के नीचे त्रिपिटक।
फिर लिखिए उसी के नीचे मिलिंदपन हो, मिलिंदपन हो। और वहीं जैन साहित्य के अंतर्गत आप लिखेंगे नीचे भगवती सूत्र और कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और परिशिष्ट पर्वत, पर्वन, पर्वत मत लिख देना, परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको एक कौटिल्य का कल्याण पाणिनि विशाल दत्त बाणभट्ट का बता ही दिया है। तिरुकुलर की अब संगम काल पढ़ेंगे, वहां पर अध्ययन करेंगे। अब विदेशी साहित्य के आप नाम लिख लीजिए जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। टेथियस, हेरोडोटस, सिकंदर, मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसांग, इब्न बतूता और इब्न बतूता। ठीक है, अगली स्लाइड ओपन करता हूं मैं। अब यहाँ से हमारा इतिहास की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, आपको हो सकता है इसमें बिना बोर्ड ओपन किए आपको स्लाइड में कुछ चीजें बताऊंगा और जो चीज आपको नोट कर सके वो नोट करते जाइएगा। तो स्लाइड को रोक कर आप जो वीडियो को पॉज करके ये सारी पूरी जो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है वो कैसे कैसे नोट डाउन करिएगा। फिर क्या लिखना उसमें मैं बताऊंगा। देखिए इतिहास, जैसे कि इतिहास का वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, 3 भागों में इसका वर्गीकरण करते हैं क्योंकि अध्ययन की सरलता की दृष्टिकोण से। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इसमें प्रागैतिहासिक काल दिखाई दे रहा है। प्रागैतिहासिक काल में हम इसको ऐसे 3 भागों में वर्गीकरण क्यों किया है? प्रागैतिक ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इसमें दो पॉइंट दोनों में तीनों में आ जाएंगे। जैसे कि प्रागैतिहासिक की बात की जाए तो यहाँ पे हमें कोई साहित्यिक लेख प्राप्त नहीं होता है। क्या मिलेगा आपको इसमें? कोई हमें साहित्यिक लेख प्राप्त नहीं होता है, या फिर हम कहेंगे कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर हम कहेंगे तो अगर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो कौन सा साक्ष्य उपलब्ध होंगे यहाँ पे? तो हम कहेंगे पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होंगे। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य आपको छोटे से स्क्रीन पे वीडियो में नीचे दिखाई देगी, तो मैं वहाँ पे आपको छवि भी दिखाई दे रही होगी। तो पुरातात्विक दिखाई दे रही होगी नीचे छवि, तो इसमें आप लिखिएगा पुरातात्विक। लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ। मतलब क्या है कि जो प्रागैतिहासिक काल है यहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चला कि प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल था? तो हम कहेंगे हमें पुरातात्विक स्रोत से पता चला है। अभी मैंने जस्ट पहले स्लाइड में आपको बताया था, इसके 2 स्लाइड पहले है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, शिलालेख, मूर्ति, मधभांड, मोहरे बताया था सभी। तो वही तो है ये पाषाण काल, अब पत्थरों पर लिखे हुए मिलेंगे आपको यहाँ। तो ये प्रागैतिहासिक काल में 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होंगे जिससे कि हमें प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलेगी। वहीं आदिऐतिहासिक की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे। लिखित साक्ष्य उपलब्ध होंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे। फिर हम करेंगे ऐतिहासिक काल की बात, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध तो होंगे और साथ ही साथ हम उसको पढ़ भी पाएंगे। इसका मतलब ऐतिहासिक काल में आपको जो हमने 2 स्रोत देखे हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, ये दोनों ऐतिहासिक काल में दिखाई देंगे। और आदि ऐतिहासिक काल में हमें पुरातात्विक स्रोत दिखाई देंगे और ऐतिहासिक स्रोत भी दिखाई देंगे, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं पाषाण काल में। पाषाण काल का ये 3 भागों में वर्गीकरण किया है, तो इसका आधार क्या है वो आधार आप नोट कर लेना। जो पाषाण काल लिखा है मैंने 3 भागों में इसका वर्गीकरण कर रखा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका आधार क्या है, किस आधार पर 3 भागों में वर्गीकरण किया है? तो इसका पत्थरों के औजार के स्वरूप के आधार पर कि पूरा पाषाण काल में पत्थर कैसे थे, मध्य पाषाण काल में उसकी आकृति कैसे बदल गई और नव पाषाण काल में उसकी आकृति कैसे बदल गई। तो यह पत्थरों के औजार के स्वरूप के आधार पर पाषाण काल का 3 भागों में वर्गीकरण किया। क्या कहेंगे? पत्थरों के औजार के स्वरूप के आधार पर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का वर्गीकरण किया। तो मैं सामान्य जानकारी आपको बता देता हूँ। ऐसे नॉर्मली पूरा पाषाण काल में आपको स्लाइड में अगर दिखा दे, मैं बड़े बड़े बनाऊंगा। जैसे कि ये पत्थर बनाया मैंने, इसका थोड़ा सा मैंने नुकीला सिरा ऊपर रखा, ज्यादा नुकीला नहीं है, सिर्फ इतना नुकीला। इसका मतलब पूरा पाषाण काल में पत्थरों की आकृति बड़ी होती थी और नुकीले कम होते थे और इतने दृढ़ नहीं होते थे।
ठीक है, इतने मजबूती नहीं होती थी, इससे अधिकतर कार्य नहीं कर पाते थे हम। पूरा पाषाण काल में पत्थरों का आकार बड़ा होने के कारण हम सारे कार्य को नहीं कर पाते थे। क्लियर है? और आपको एक चीज यहीं पे मैं बता देता हूँ, ये क्लास 6 का सेकंड वाला चैप्टर की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे पाषाण काल से। पाषाण काल क्लास 6 के सेकंड चैप्टर में आप देख सकते हो पूरा पाषाण काल में, और वहीं पे हम एक स्लाइड में हम देखेंगे अभी कि आदि मानव काल क्या होता है, सारी चीज देखेंगे। तो पूरा पाषाण काल में क्या हो रहा, औजार जो है पत्थर के बन रहे हैं वो आकार में बड़े होते थे, मानव उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल में की हम बात करें तो जो ये पत्थर का मैंने आकार बनाया, अब ये आकार क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये आकार अब छोटा हो जाएगा और पहले से थोड़ा ज्यादा नुकीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा फिर, पहले से ज्यादा नुकीला। तो इससे खोदने में अब आसानी होगी। पौधा लगा रहे हैं हम, पौधे को खोदने मतलब उसको खोद के लिए लगा रहे हैं, लकड़ी हम काट रहे हैं, तो इनका उपयोग करेंगे। क्लियर है आपको? मतलब पत्थरों का आकार छोटा हो गया। मैंने बोला ना, आधार ही क्या बताया अपन ने, पत्थरों के औजार, जो पत्थरों के औजार बनाए जा रहे उसका स्वरूप में क्या परिवर्तन आ रहा, तो स्वरूप बदल गया, छोटा स्वरूप हो गया, नुकीला भी हो गया। तो मध्य पाषाण काल में इससे हम आसानी से लकड़ी को चीर सकते हैं। फलक आपने सुना होगा, चिप्पड़ बोलते हैं ना, जैसे कि अब पत्थर काटते हैं तो चिप्पड़ निकालते हैं, तो आसानी से इससे निकाले जा सकते हैं। फिर नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल बोला जाता है। नव पाषाण काल जो लिखा है इसी को उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि अब जैसे कि ये लकड़ी है, क्या है लकड़ी, अब पत्थरों का आकार इतना छोटा हो गया कि मैंने उस पत्थर को यहाँ बांधा और इतना नुकीला है वो, यहाँ पे मैंने बांधा और इससे अब शिकार कितना आसान हो जाएगा। पत्थर को मैंने इतना नुकीला और इतना छोटा बना दिया कि अब उसको लकड़ी में बांधकर हम शिकार को और आसान कर लिया, शिकार और आसानी से हो जाएगा। पर नव पाषाण काल में किस चीज की शुरुआत हो जाएगी, शिकारी प्रवृत्ति तो पहले से थी सही, लेकिन अब पशुपालन की भी प्रवृत्ति में विकसित हो जाएगी और तांबे का आविष्कार यहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए नव पाषाण काल के तुरंत बाद हमें ताम्र पाषाण काल की शुरुआत दिखाई देगी। ठीक है, नव पाषाण काल के बाद ही ताम्र पाषाण काल की शुरुआत हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये नव पाषाण काल है, इस नव पाषाण काल में हथियार मजबूत होते थे, पत्थर छोटे होते थे, मारक क्षमता अधिक होती थी और इसका अग्रभाग अधिक नुकीला होता था। इसको कुल्हाड़ी के रूप में भी हम प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, तो ये काल तब तक चलेगा, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व तक चलेगा। 2500 ईसा पूर्व तक नव पाषाण काल चलेगा। इसका मतलब लाखों साल तक पाषाण काल चला। आज से नहीं, जो पहली सदी हमारी हमने देखी, जैसे आज 2020 चल रहा है, 2001 से शुरुआत हुआ, मतलब टोटल 1 से शुरुआत हुआ, तो 1 के भी 2500 साल पहले ही समाप्त हुआ था। कौन सा? पाषाण काल। उसके बाद में कौन सा काल आया? ताम्र पाषाण काल। क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं अपन। आध्यात्मिक काल में आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा काल, वैदिक काल फिर उसके बाद में आएगा, फिर बुद्ध काल हम ऐतिहासिक रूप में पढ़ेंगे। तो अपनी क्लास अभी कहाँ तक पहुंची, ताम्र पाषाण काल, तो कुछ चीज आपको अगले स्लाइड में देखते हैं क्या है उसमें, देखते हैं। अब ये आपके क्लास 6 तक के सेकंड चैप्टर में आपको दिखाई देंगे। ये 9th के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि 6th क्लास के लिए, और दोनों क्लास के लिए जितना जरूरी है उतना ही कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही आवश्यक होगा। अब पहले तो आदि मानव का जीवन और फिर आग की खोज, उसका क्या उपयोग हुआ, शैलाश्रय क्या होता है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जतीन बेटिका के रूप में रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में है। कृषि पशुपालन की भी शुरुआत हो जाएगी नव पाषाण काल में। मैंने बोला ही था, नव पाषाण काल में नुकीले पत्थर का जब आविष्कार ही हो गया तो यहाँ पे कुत्ते का प्रयोग ये जानवरों को भगाने में, सुरक्षा के लिए रखते हैं, बैलों का सामान को ढोने में ऐसा उपयोग करते हैं। वहीं अगर बात की जाए दूध के लिए गाय का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे अनेक जानवरों का उपयोग करते थे। तो पशुपालन की भी शुरुआत कर दी और पहिए की खोज भी हम देखेंगे, उसके लाभ भी देखेंगे। अब आदि मानव के जीवन के बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि आदि मानव मतलब पुराने मानव, पहले के मानव। आदि मानव का मतलब सीधा सा तात्पर्य पहले के मानव, जो कि वर्तमान में जो मानव आप दिखाई दे रहे हैं इससे रूप, रंग और स्वरूप में काफी भिन्न है। तो ये पहले के मानव से किस रूप में इनको जानते हैं। तो इनका जीवन कैसा था, तो आपने सुना होगा कि
4 पैर से चलते थे, हाथों से भी चलते थे, हाथ तो होते नहीं थे, मतलब हाथ भी जमीन पे रहते थे इनके। फिर क्या हुआ कि अपने जीवन निर्वाह के लिए ये फल फूल की तलाश में कभी बाहर निकलते थे। बाहर क्या निकलते थे, रहते ही जंगल में। तो इनको अचानक क्या हुआ कि पेड़ों पर फल फूल नजर आए, पेड़ों पर फल फूल नजर आए। तो धीरे धीरे इन क्या शेप, जैसे पहले ये था ऐसे, फिर ये ऊपर देखेंगे, अपने हाथ धीरे धीरे उठाएंगे, हाथ धीरे धीरे उठाएंगे तो फलों को ऊपर से लेने के लिए ये पूरे हाथ छोड़ देंगे। तो ऐसे करते करते ये लंबे समय तक ऐसे करते रहे, लाखों सालों के बाद ये धीरे धीरे अपने दोनों पैरों पर संतुलित रूप से खड़े होना सीखे। तो 4 से ये 2 पैर आ गए, 2 से अब 2 स्वतंत्र पूर्वक हाथ हो गए, जिससे कि अनेक कार्य को संपन्न कर सकते, किसी चीज को पकड़ना, पकड़कर शिकार करना, भोजन करना, ये सारी चीजें करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये आदि मानव का जीवन ऐसे ही प्रारंभ हुआ कि पहले ये चारों पैरों पर चलते थे, 4 पैर के रूप में जाने जाते थे। फिर इनके 2 हाथ स्वतंत्र हो गए, 2 पैरों पर आए, अपने शरीर को संतुलित किया। ये कैसे हुआ? क्योंकि फलों की चाहत में अपने भूख प्यास को मिटाने के लिए ये पेड़ों की तरफ बढ़ते थे, और साथ ही बारिश के समय ये सुरक्षा के लिए कहीं तो पेड़ों पर रहते थे। कहाँ पे रहते थे? और कपड़े पहनते नहीं थे, वृक्ष के पत्तों से ही अपने शरीर को ढकते थे। कोई कपड़ा जिस नाम की कोई चीज नहीं थी। फिर इसमें आप देखेंगे जो आग की खोज के लिए क्या देखा, इन्होंने जंगलों में रहते थे, पेड़ों को इन्होंने हवा चलते समय पेड़ों की पत्तियों पर एकदम एक अचानक किसी की नजर गई होगी, तो पता चला कि जंगलों में आग कैसे लग जाती है। ये जंगलों में आग कैसे लग जाती है, तो उन्होंने सोचा कि पत्ते आपस में रगड़ खाते हैं तो वहां से चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे कि आग की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने फिर 2 पत्थरों पर इसका प्रयोग किया, 2 पत्थर को आपस में रगड़ कर इन्होंने इसका प्रयोग किया, तो जिससे कि आग की उत्पत्ति हो गई। तो इन्होंने आग का आविष्कार कहाँ से सीखा? जंगलों में पत्थरों के आपस में रगड़ खाने से वहां से सीख लिया। इसका अनुप्रयोग कहाँ किया? 2 पत्थरों के बीच में रगड़ करके आग की उत्पन्न की। अब इसका उपयोग क्या होता है? आप सोचिए, पहले ये कच्चा मांस ही खा लेते थे, अब आग की खोज हो गई तो अब मांस को कच्चा खाएंगे? कितना अच्छा स्वादिष्ट होगा, वो पका हुआ मांस का होता है, जो भी खाते हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो आग की खोज का उपयोग पहला आपको दिखाई देगा। तो आग की खोज का पहला उपयोग यही है कि मांस को अब पकाकर खाया जाएगा। साथ ही जो ये आदि मानव होते थे, रात्रि काल में क्या करते थे, अनेक जानवर बाहर निकलते, उनसे अपनी सुरक्षा के लिए ये पेड़ों पर चढ़ जाते थे पहले। अब आग की खोज हो गई तो पेड़ों पर नहीं चढ़ेंगे, अब क्या करेंगे, आग जला लेंगे। आग जलाते हैं तो क्या होता है कि जानवर आग से डरते हैं, जानवर आग से डरते हैं। तो जानवर आग से डरते हैं, तो अब ये आग जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। दूसरा उपयोग, एक तो मांस को पकाकर खाएंगे, दूसरा जानवरों से अपनी सुरक्षा कर लेंगे रात्रि काल में, तीसरा कि ठंड के समय हाथों को सेक लेंगे, शरीर को सेक लेंगे, जिससे कि ठंड से बचेंगे। घर में जाने की जरूरत ही नहीं, घर बनाने की जरूरत नहीं थी इनको। फिर क्या हुआ, जंगली जानवर आग से डरते हैं, अतः वे आग जलाकर जानवरों से अपनी सुरक्षा करते हैं, और रात्रि समय में आग को जलाकर प्रकाश भी उत्पन्न कर लेते हैं, प्रकाश को भी जला लेते हैं। ठीक है, मतलब उजाला कर लेते हैं, सीधी सी बात। तो 4 उपयोग मैंने बता दिए आपको इसमें। फिर देखेंगे हम शिलाश्रयी, जो भीमबेटका मैंने बता ही दिया है कि बारिश के समय ये आदि मानव जो है गुफाओं में जाकर अपना निवास स्थान बना लेते हैं, निवास स्थान बना लेते हैं। जैसे कि भीमबेटका रायसेन जिले में आपको दिखाई देगी, रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज के पास में भीमबेटका गुफा, वहां पे भित्ति चित्र आपको दिखाई देंगे। तो ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, गुफा समूह, विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका। ठीक है, फिर कृषि और पशुपालन नवपाषाण काल में ही शुरुआत हो गई थी। कृषि और पशुपालन के रूप में कुत्ता, बैल, बकरी, गाय, घोड़े सभी रखने लग गए। ठीक है, फिर हम देखेंगे पहिए की खोज, पहिए की खोज और उसके क्या लाभ। तो आदि मानव काल की प्रगति में पहिए की खोज का काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है, और इसकी खोज से जीवन यापन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। ठीक है, अमेरिका, जैसे कि आज आपको 10 कुंटल सामान अगर कंधे पे लाद के ले जाना है तो क्या ले जा सकते हो? संभव ही नहीं है। पर यदि 2 पहिया गाड़ी होगी, जैसे कि आपने कुम्हार के पास देखी होगी, उसके ऊपर कितना भी समय रख दो, गाड़ी को बस पकड़ने वाला आगे होना चाहिए और गड़गड़ जाए। तो पहिए से कितना आसान हो जाएगा, वजन का एहसास भी नहीं होगा। तो पहिए का आविष्कार से एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा आदि मानव के जीवन के काल में।
तो उससे वो कृषि और पशुपालन करेंगे और सामान की माल ढुलाई आसानी से हो जाएगी, व्यापार सुगम हो जाएगा। जैसे कि आज वर्तमान में अपन क्या बोलते हैं, परिवहन की सुविधा अच्छी होगी तो व्यापार अच्छा होगा, रोड ही अच्छी नहीं होगी तो कहाँ से व्यापार अच्छा होगा। परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, जिसको हम आधारभूत संरचना बोलते हैं। इसकी खोज से तेजी से प्रगति हुई है मानव के काल में, जिससे कि इन मानव को काफी लाभ मिलते हैं। वो लाभ कौन कौन से मिलते हैं आप देख सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से सामान की ढुलाई कर सकते हैं। गहराई से पानी को खींचने के लिए आपने देखा होगा कि कुआं बावड़ी में ऊपर रेलिंग वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गिरनी लगाते हैं। तो गिरनी पहिए के रूप में तो है, पहिए का आविष्कार से तो उसका आविष्कार हुआ है ताकि पानी को कुएं से खींचने में आसानी हो जाए गिरनी के माध्यम से। फिर आपने देखा हो कि मटके बनाने के लिए जो चाक होता है, उस चाक को घुमाना, वो भी तो पहिए के रूप में ही है, घुमाते तो मटके बनाने में आसानी हुई। साथ ही पशुओं के माध्यम से खेती की जाने लगी, पशुओं को उसमें बांध दिया जाता है, पशु गाड़ी, जिसको आज बैलगाड़ी कहते हैं, बैलगाड़ी का भी निर्माण होने लगा। इस प्रकार से आप देखते हैं कि पहिए की खोज के ये इतने लाभ हमें दिखाई देते हैं। आगे चलते हैं और हड़प्पा सभ्यता शायद अपना टॉपिक शुरू होगा, हड़प्पा सभ्यता। ये आपका लास्ट पेज रहेगा आज की क्लास का। इसको थोड़ा अच्छे से गौर करके वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट नोट करना और फिर अपना शुरू होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक सनातन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता? सनातन सभ्यता। इसमें हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से नाम हैं और उसके आधार क्या है। अगर हड़प्पा सभ्यता नाम रखा तो हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों है। फिर सेंधव सभ्यता नाम रखा इसका तो सेंधव सभ्यता नाम क्यों रखा। सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखा तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों रखा, इसको जानेंगे। भौगोलिक विस्तार अभी स्लाइड में मैं दिखाऊंगा आपको। स्वरूप देखेंगे कि आखिर हड़प्पा सभ्यता जो है इसका स्वरूप कैसा था। तो आपको जितने भी मैं स्थल बताऊंगा हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न स्थल, तो वो स्थल जब देखेंगे भौगोलिक विस्तार के साथ ही देख लेंगे हम स्थल कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से स्थल है। तो वो सभी नदी के पास ही क्यों रहे, नदी के पास ही क्यों स्थित है। तो नदी क्षेत्रों की समरूपता दिखाई देगी, सभी स्थलों के पास कोई ना कोई नदी होगी, तो नदी की समरूपता हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप दिखाई देता है। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के स्वरूप का वर्णन कीजिए, तो आप ऐसे तो करोगे, बस ऐसे नहीं पॉइंट लिख के आ जाओगे कि नदी क्षेत्रों का स्वरूप था, नगरीय सभ्यता, व्यवसाय परिवहन के साधन, पशुपालन, तकनीकी विकास, ये लिख के छोड़ के नहीं आना है। पूरा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि नदी क्षेत्रों की समरूपता, फिर स्थलों के नाम बताने पड़ेंगे आपको। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताऊं आपको पता चल जाएगा इस साइड में। जैसे कि घग्गर नदी के किनारे आपको कालीबंगा दिखेगा, भोगवा नदी के किनारे आपको लोथल दिखेगा, रंगपुर भी दिखेगा। ऐसे अनेक स्थल है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता दिखेगा आपको, मांडा दिखेगा आपको झेलम नदी के किनारे। ऐसे अनेक स्थल आपको दिखाई देंगे, तो सभी नदी के किनारे हैं। फिर नगरीय सभ्यता आप देखेंगे कि सभी नगर निर्माण योजना थी वहां पे, नालियां समकोण पर काटती थी, दीवार घरों के दरवाजे घर के मेन मतलब मेन रास्ते पर नहीं होते थे, मेन रोड पर नहीं होते थे, उसके पीछे की ओर होते थे, जिससे कि प्रदूषण से अपनी सुरक्षा करते थे। ये भी था। व्यवसाय परिवहन के साधन, पशुपालन, तकनीकी विकास के स्वरूप में हम देखेंगे। संरचना में हम 3 चीजों को विशेष गौर करेंगे जो कि कल की क्लास में आएगा। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचना किस प्रकार की थी हड़प्पा सभ्यता में। नगर नियोजन देखेंगे हम, ये भी कल की क्लास में। पश्चिमी भाग में कौन लोग रहते थे, पूर्वी भाग में कौन रहते थे, निचला दुर्ग और उच्च दुर्ग का क्या मतलब है, आखिर इसका पतन क्यों हो गया और कैसे हो गया, जिसके पीछे 2 सिद्धांत दिए गए थे। 2 सिद्धांत दोनों सिद्धांत की हम कल चर्चा करेंगे। तो आज तो हम जानते हैं कि इसके नाम, ये 3 प्रकार के नाम रखे हैं। तो ये 3 प्रकार के नाम क्यों रखे हैं, तो आपको तीनों नाम के प्रकार पर जाने से पहले मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगा। अगली स्लाइड में आप देखिएगा, 2 डायग्राम आपको भली भांति प्रकार से दिख रहे होंगे और आपको इन चित्रों से स्पष्ट हो जाएगा हमारी हिस्ट्री की सभी क्लासेस ऐसे ही डायग्राम्स पर बेस्ड रहेगी। शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा कि हिस्ट्री को भी डायग्राम के रूप में भी कोई पढ़ाता होगा क्या। तो सभी पूरा चार्ट के रूप में और डायग्राम के रूप में पूरा हिस्ट्री चला जाएगा अपना, और आपका फ्लो एक, जैसे कि मैं आपको पीडीएफ के रूप में दिखा रहा हूँ, ये आपकी शॉर्ट नोट्स रहेंगे। शॉर्ट नोट्स में आप डिटेल कितना भी कर सकते हो। तो आपको हड़प्पा सभ्यता में आपने 3 नाम देखे थे, एक हड़प्पा सभ्यता, सप्त सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है।
तो आपको मेरे कर्सर पर ध्यान देना, कर्सर कहाँ है, कर्सर दिखाई दे रहा होगा उसमें, कर्सर देखिएगा। जैसे कि अभी ये हड़प्पा सभ्यता के ऊपर कर्सर घूम रहा है, ठीक है। अब देखना ये मांडा लिखा हुआ है, मांडा के जस्ट ऊपर एक नदी जा रही है, मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ये नदी जा रही है, यहाँ से निकलकर पूरा कवर होती हुई इधर गिर रही है। तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है इसका? सिंधु नदी। और आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट लगा रखे मैंने सभी जगह, ब्लू पेन से डॉट डॉट बहुत सारी जगह। ये सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र में ही लगे हुए हैं सभी बिंदु ब्लू कलर के। तो ये क्या स्पष्ट कर रहा है कि ये जो सभ्यता का विकास हुआ है ये सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में ही हुआ है। क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है इस क्षेत्र की, इसी नदी के आसपास कुछ और नदियां हैं, वहीं पर इस सभ्यता का विकास हुआ है। इसीलिए इस सभ्यता का एक नाम हमें दिखाई देगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु की घाटियों में ही अनेक स्थल मिले हैं, यहीं पर सभ्यता का विकास हुआ है, उसी को हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी चीज, दूसरा नाम आपको दिखाई देगा सप्त सैंधव सभ्यता, ठीक है। ये सिंधु नदी, इसकी 5 सहायक नदियां हैं, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। मैंने यहाँ पे 3 दिखा रखी है आपको, जैसे कि ये डॉट लगा रखा है मांडा, मांडा के नीचे जो नदी है वो झेलम नदी है, आप लिख सकते हो झेलम नदी। मांडा के जस्ट नीचे झेलम नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि मांडा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो झेलम नदी के किनारे। फिर आपको ये हड़प्पा दिख रहा होगा, ये हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नहीं, ये कौन सी नदी है अपनी, झेलम, चिनाब, ये सतलज नदी है अपनी। कौन सी नदी है? सतलज, व्यास, रावी, रावी नदी, ठीक है। रावी नदी हो जाएगा अपना, जो रावी के दक्षिणी छोर पर अवस्थित है। कौन? हड़प्पा सभ्यता। पर प्रवाह की दिशा अगर देख रहे हैं इसकी पश्चिम की ओर जा रही, तो इसके किस हाथ की तरफ है, बाएं हाथ पर या उल्टे हाथ पर? ये हो जाएगी अपनी मतलब दोनों का मतलब ये कि बायां उल्टा एक ही होता है, तो ये बाएं हाथ पर अवस्थित है, दाएं हाथ पर। फिर आपको एक रोपड़ दिखाई दे रहा है, रोपड़ के नीचे जो नदी है वो सतलज नदी है, और रोपड़ के ऊपर जो नदी दिखाई दे रही है, सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सिस्टम डिस्चार्ज हो गया था तो अच्छा ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा है हमारी वनमाली एक नदी के किनारे है, ठीक है। ऐसे सभी सभ्यता किसी नदियों के किनारे विकसित हुई है। तो मैं आपको सप्त सिंधु किस आधार पर इसका नाम पढ़ा है, तो 3 नदियां मैंने यहाँ बना रखी है, एक रावी व्यास नदी भी है, और ऊपर से एक नाम काबुल नदी है, और एक खुद सिंधु नदी हो जाएगी। तो 5 ये, एक सिंधु 6, और एक काबुल नदी हो जाएगी, काबुल नदी हो जाएगी। तो काबुल नदी और झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज 5 ये, और एक सिंधु, इस 7 नदियों के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ है, इसलिए सभ्यता का क्या नाम हो जाएगा? सप्त सैंधव सभ्यता। 7 संगम पर अवस्थित ये सभ्यता, 7 नदियों के क्षेत्र में अवस्थित इस नए सभ्यता को सप्त सैंधव सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब तीसरा नाम है इसका हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा? तो आप देखेंगे इसमें, आप या तो अगर देखें आप 6th क्लास के 6ठे चैप्टर में आपको ये दिखाई देगा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी किसने? 1921 में दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सन 1921 में, इसीलिए सर्वप्रथम इस ही स्थल की खोज हुई, सबसे बड़ा स्थल था, तो इसी आधार पर इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम रखा। अब आपको इस डायग्राम में मैं एक चीज और बताऊंगा, 3 नाम बता दिए मैंने, अब इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे कि वर्तमान में ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, मांडू जिला, ये पाकिस्तान के अंतर्गत आता है आजकल। लड़काना जिला पाकिस्तान में आता है। बलूचिस्तान आपने नाम सुना होगा, आजकल न्यूज में बहुत रहता है, बलूचिस्तान प्रांत इधर है। तो बलूचिस्तान हो गया, लड़काना प्रांत हो गया, मांडू प्रांत हो गया, 3 प्रांत। पंजाब आपको पीस के नाम से दिख रहा है, हरियाणा एचआर के नाम से दिख रहा है, राजस्थान दिख रहा है, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सब आज के राज्य हैं, जो कि ये स्थल आज हमें यहाँ दिखाई देते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान में आपको एक डॉट दिखा दे रहा होगा, उसका नाम होगा, जैसे कि यहाँ पे एक नदी है दाश्क नदी, उसको दोस्त नदी भी बोला जाता है। और यहाँ पे स्थल का नाम है सुत कांगे डोर। क्या नाम है? सुत कांगे डोर, एक स्थल का नाम हो गया। लड़कना प्रांत में आपको 2 डॉट दिखा दे रहे हैं, दोनों डॉट के बीच में सिंधु नदी निकल जाती है,
इन दोनों डॉट के बीच में ये दो स्थल है, दोनों स्थल के बीच में सिंधु नदी निकल रही है। तो जिसके जो बाएं तरफ हो जाएगी, बाएं तरफ तो हो जाएगा नीचे वाला चुनहोदड़ो, और जो बाएं तरफ रहेगा, जो दाएं तरफ रहेगा सीधे हाथ की ओर, वो रहेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो जाएगा और चुनहोदड़ो हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो चुनहोदड़ो किस प्रांत में है, किस जिले में है, तो लरकाना जिले में। हाँ, सिंध प्रांत भी है, एक सिंध प्रांत भी है इसमें। सिंध प्रांत मैंने इसमें आपको नोट करना थोड़ा छोड़ दिया, कल की क्लास में जरूर आपको नया डायग्राम बनाऊंगा मैं। तो मांडू गोमती सिंध प्रांत भी है। सिंध प्रांत में आपको ये जो चुनहोदड़ो है ये सिंध प्रांत में दिखाई देगा। ठीक है, तो आप 1 मिनट रुकिएगा, तो क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं इसको। जो सिंध प्रांत है ये पूरा पूरा सिंध प्रांत का लरकाना जिला और सिंध प्रांत का ही मोंटगोमरी जिला। ठीक है, 2 जिले हैं, कुछ नहीं है। अपना मैप सही है। लरकाना जिला है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, किस जिले में आता है, तो उसका नाम है सिंध क्षेत्र में। ठीक है, सिंध एक जिला, सिंध एक राज्य है, उसमें मोंटगोमरी एक जिला है और लरकाना एक जिला है। उस दोनों जिलों में कौन कौन सी स्थल है, मोंटगोमरी में आपको हड़प्पा स्थल दिखेगा और लरकाना में आपको मोहनजोदड़ो और चुनहोदड़ो दिखेगा। फिर पंजाब में आपको एक डॉट और दिखाई दे रहा होगा जिसको हम कहेंगे रोपड़। फिर हरियाणा में आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको हम बनमाली बोलेंगे। राजस्थान में जो स्थल दिखाई दे रहा हो कालीबंगा दिखेगा घग्गर नदी के किनारे। और महाराष्ट्र में एक स्थल दिखेगा जिसको हम देमाबाद कहेंगे, दाइमाबाद भी कहते हैं और देमाबाद भी कहते हैं। और यूपी में एक डॉट दिख रहा है आपको, तो वो आलमगीर है, वो रंगपुर नदी के किनारे। कौन सी नदी है इसकी, जो हिंडन नदी। आलमगीरपुर है जो सहायक नदी है। थोड़ा मैप बड़ा हुआ है, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा मैप थोड़ा डिस्टर्ब करता है, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक, क्लियर है अब? तो ये आलमगीरपुर हिंडन नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। और ये ऊपर वाली जो नदी दिखी आपको ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी। और ये यमुना नदी, यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन नदी, उसके किनारे आलमगीरपुर उपस्थित है। ठीक है, हाँ आपसे पूछो सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, तो मांडा। सबसे पूर्व में कौन सा स्थल है, तो आलमगीरपुर। सबसे पश्चिम में जो मैंने लिखा ना, ये दाश्क नदी के किनारे सुतकांगी दौर है, बलूचिस्तान में आता है। सबसे दक्षिण में देखेंगे तो दैमाबाद निकलेगा आपको। तो ऐसे ही स्थल है जिसकी हम विस्तार से चर्चा कल की क्लास में जरूर करेंगे। ठीक है, आप सभी ये क्वेश्चन जो दिखाई देंगे स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन देखना, कौन कौन से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इसको करने का प्रयास करना। नहीं आएगा तो कल की क्लास में इसको मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा, पूरा अपना हड़प्पा सभ्यता जैसे फिनिश होगा, जैसे पूरा चैप्टर होगा। स्क्रीनशॉट वीडियो को पोस्ट करके लेना आप। ये विकल्प आप 3 विकल्प दिए, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके। प्रोजेक्टर कार्य है, करे तो अच्छा क्लासों के लिए, बाकी अपने ज्ञान के विस्तार के लिए। फिर हम संक्षेप में उत्तर आप जान सकते हो कौन कौन से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर बड़े वाले क्वेश्चन, फिर टिप्पणी, आग की खोज हम पढ़े हैं, पहिए की खोज भी पढ़े हैं, उपयोग भी देखा है हमने, सब चीजें पढ़ी है। जो भी हमने पढ़ा सब आपको क्लियर हो जाएगा। ये रहा आज का अपने क्लास का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, जितने आप कर पाए कोशिश करना, बन जाएंगे अगर क्लास में आप बन जाएंगे तो। ठीक है, तो क्लास को मैं ऑफ करने से पहले आपसे 2 मिनट चर्चा करते हैं। आपको स्क्रीन में बोर्ड नजर आएगा। ठीक है, आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा। ठीक है, अपनी क्लास लगभग पूरी हो चुकी है और एक हर क्लास के अंत में जो बताता हूँ आप समझ में होंगे, बताने वाला हूँ। ठीक है, यदि आपको क्लास से संबंधित कोई डाउट है अभी,
संपर्क कर सकते हैं। मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, 9971940117, ये नंबर आपको 8815166726। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट, बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये चीज़ जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो संपर्क कीजिएगा। आपकी क्लासेस सभी ऐसी चलती रहेगी। ज्योग्राफी की आपकी कुछ देर बाद में ज्योग्राफी क्लास का भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी सेकंड क्लास आएगी। चलिए ठीक है, आप सभी से इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद और सभी घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।